आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले अगर मुस्लिम होते तो देशद्रोह का केस लगा दिया जाता और फौरन बुलडोजर भी चल जाता। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अगर ये तोड़फोड़ करने वाले मुस्लिम होते तो भाजपा की योगी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती। लाठीचार्ज, गोलीबारी, गिरफ्तारी, फिर देशद्रोह, एक सरकारी कर्मचारी पर हमला, बुलडोजर और शाम 6 से 9 बजे तथा कथित राष्ट्रवादी उन्हें मुस्लिम राजा के एजेंट कहते, लेकिन माशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद रामजीलाल सुमन के इस बयान पर बीजेपी समेत हिंदूवादी तमाम संगठनों ने आक्रोश जताया और वहीं करनी सेना ने बुधवार को उनके आगरा स्थित आवास पर धावा बोल दिया। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने पार्टी नेता रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा कि यह जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं, वे एक दलित नेता हैं। डिम्पल यादव ने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल भेजा जाए। ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी की फिल्म संतोष, जो ऑस्कर अवार्ड में यूके की तरफ से भेजी गई थी और शॉर्टलिस्ट भी हुई थी, उसे भारत में रिलीज होना था, लेकिन CBFC ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स से भर भर कर तारीफ मिली थी, लेकिन बोर्ड को ये डर है कि इसमें महिलाओं के प्रति गलत भावना, इस्लामोफोबिया और भारतीय पुलिस फोर्स में हिंसा दिखाई गई है, जिसका असर समाज पर पड़ेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने सोर्स के हवाले से बताया है कि CBFC ने संतोष को रिलीज करने से पहले उसमें कई कट लगाने को कहे हैं, जो पुलिस फोर्स और कई सामाजिक मुद्दों से संबंधित हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी ने इंडिया टुडे को बताया कि सेंसर ने फिल्म को रिलीज करने के लिए कुछ जरूरी बदलावों की एक लिस्ट दी है और हमारी पूरी टीम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो फिल्म में अधिक बदलाव करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये शायद भारत के थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। शहाना गोस्वामी ने आगे कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि जिस फिल्म को स्क्रिप्ट लेवल पर सेंसर से मंजूरी मिल गई, उसे भारत में रिलीज करने के लिए इतने सारे कट और बदलाव की जरूरत पड़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तुअर, मसूर और उड़द को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुमति दे दी है। तुअर दाल की खरीदारी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड और NCCF के जरिए दालों की खरीदारी जारी है। उन्होंने बताया कि चना, सरसों और मसूर की खरीद भी PM आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। हमने अलग अलग राज्यों के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात को सरसों की खरीद के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों का पंजीकरण सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और NCCF पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि किसानों को तुअर, मसूर और उड़द के उचित दाम मिल सके, इसके लिए वे प्रभावी और पारदर्शी खरीद की व्यवस्था करें। दिल्ली और ढाका के बीच खराब हुए संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने लिखा, महामहिम, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिसने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है, जिससे हमारे लोगों को ठोस लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हमारी आम आकांक्षाओं से प्रेरित और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया मेरे सर्वोच्च विचार के आश्वासन को स्वीकार करें। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखा है। यह मामला दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाने से संबंधित है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो, गैंग वॉर हो, चाहे गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। और जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के दिल्ली के मुद्दों को विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं होगी। यह कैसे हो सकता है? आतिशी ने कहा कि दिल्ली में गोलियां चलेंगी, महिलाओं का बलात्कार होगा, गैंग वॉर होगी और दिल्ली विधानसभा जिसमें दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधि हैं उस पर बात ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा की डबल इंजन की जो सरकार है उसकी असफलता को छुपाना चाहते हैं। बीजिंग ने हाल ही में एक ऐसा फरमान जारी किया है जो ताइवान के समर्थकों और स्वतंत्रता के पक्षधर लोगों में डर का माहौल बना सकता है। दरअसल चीनी सरकार ने बुधवार को एक नया सूचना देने का चैनल शुरू किया जिसमें जनता से कहा गया है कि अगर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति या समूह के बारे में जानकारी हो जो ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में काम कर रहा हो या चीन के साथ शांति स्थापित करने में रुकावट डाल रहा हो तो वे उसका नाम बीजिंग तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का आरोप है कि ताइवान की शासक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लोगों को दबा रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। बुधवार यानी 26 मार्च को चीन के स्टेट काउंसिल के ताइवान अफेयर्स ऑफिस ने इस चैनल की घोषणा करते हुए फरमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि ताइवान के कुछ नेता, सरकारी अधिकारी और सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ प्रभावशाली लोग गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के अपराध में उसकी मदद कर रहे हैं। चीनी प्रशासन का कहना है कि ताइवान का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है या उसके पास इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी है तो वह इस नए चैनल के जरिए रिपोर्ट कर सकता है। बीजिंग ने यह भी आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति शिकायत करेंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर नई घोषणा की है। इसके मुताबिक अमेरिका में आने वाली कारों और कारों के पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं ट्रंप के इस कदम से ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। कारों के पार्ट्स पर यह टैरिफ मई या इसके बाद से शुरू होंगे। राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि उनके इस कदम से कार इंडस्ट्री में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्होंने वादा किया कि इस कदम से अमेरिका में रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। लेकिन वहीं विशेषज्ञों की राय इस मामले में कुछ अलग है। उनका मानना है कि ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में महत्वपूर्ण कार प्रोडक्शन अस्थायी तौर पर बंद हो सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं और सहयोगी देशों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया पॉडकास्ट पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वोट के लिए दंगे की राजनीति नहीं करते, इसलिए यूपी सीएम को हमें लेक्चर नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी ने ANI के एक पॉडकास्ट में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK पर खूब निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब भी उनका यानी DMK वोट बैंक खतरे में होता है तो वह विभाजन करने वाली राजनीति करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि देश की जनता को ऐसी विभाजनकारी राजनीति से सदैव सावधान रहना चाहिए और देश की एकता के लिए दृढ़ रहना चाहिए। योगी की यह टिप्पणी तमिलनाडु में चल रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले और परिसीमन के विरोध के संदर्भ में थी। वहीं अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उनकी इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर दृढ़ आवाज पूरे देश में गूंज रही है। भाजपा स्पष्ट रूप से घबरा गई है। अब उनके नेताओं के इंटरव्यू देखें। सीएम योगी हमें नफरत पर व्याख्यान देना चाहते हैं। यह एक राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी जैसा है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते। हम किसी भी चीज को थोपने और अंध राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यह वोट के लिए दंगा कराने की राजनीति नहीं है। यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान पर्क ने ईद की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक के बाद SDM वंदना मिश्रा के नमाज पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का
कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। अगर वह अपने घर पर भी इबादत नहीं करेगा तो वो कहाँ इबादत करने जाएगा। बर्क ने आगे कहा कि इस तरह की पाबंदियां लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीनना है। दरअसल आपको बता दें कि पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा था कि लोगों को ईद, नवरात्र और रामनवमी पर शांति रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। छतों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी गई है, हम इसे देखेंगे और अगर किसी अनहोनी की आशंका होगी तो इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के संसद में बोलने की अनुमति नहीं मिलने वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर वह बार बार कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, शीर्ष कुर्सी पर बैठा नेता सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राउत ने आगे कहा कि अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम राहुल गांधी की बात से सहमत हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक एप्लीकेशन को बेचने के लिए चीन के सामने एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि इस शॉर्ट वीडियो ऐप को बेचने के लिए होने वाले सौदे को सुनिश्चित करने के लिए वो चीन पर लगाए गए टैरिफ में कटौती कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस शॉर्ट वीडियो ऐप के मालिक एक चीनी कंपनी बाइट डांस है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस प्लेटफॉर्म के किसी गैर चीनी खरीदार को ढूंढने के लिए 5 अप्रैल की समय सीमा को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बाइडेन प्रशासन के तहत टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पास हुआ था, मगर जनवरी में ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इस कानून को लागू करने में देरी की। यह कानून साल 2024 में बना था, जिसमें एप्लीकेशन को बेचने या इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था। वहीं अब इस बीच ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि टिकटॉक को लेकर चीन को भूमिका निभानी होगी। मुझे लगता है कि वे ऐसा करेंगे। हो सकता है कि मैं इसके लिए टैरिफ में थोड़ी कटौती कर दूं या कुछ और, ताकि यह काम हो सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि अमेरिका अब रूस की मांगों के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। दरअसल रूस ने काला सागर में युद्ध विराम की शर्त के तौर पर खुद पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार को पेरिस में हुए एक पैनल इंटरव्यू में यूरोपीय पत्रकारों से बात की। इस दौरान पत्रकारों ने जेलेंस्की से सवाल किया था कि क्या अमेरिका रूस के दबाव का विरोध करेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि ऐसा होगा, ईश्वर करे कि वे ऐसा करें, मगर हम देखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को कहा था कि सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों के साथ रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल 3 दिनों तक अलग अलग वार्ता करने के बाद काला सागर में युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं। मगर इसके कुछ ही घंटों बाद रूस की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें शर्तों की एक लिस्ट शामिल थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.